हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के एक्सपर्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, क्लास 10th के लिए 2024 फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के वैसे वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बताने वाले हैं जो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस प्रश्न पत्र से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी कितना हुआ है साइंस यानी विज्ञान का। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। और 48 क्वेश्चन सेट किया गया है इस प्रश्न पत्र में, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा ही सेट किया गया है और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन सेट किया गया है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 1 या 2 या 3 या 4। आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। तो प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों का मात्र 2 नियम होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, यह किरण कहाँ जाएगी। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं, तो यह किरण कहाँ जाएगी। अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी या सीधी निकल जाएगी या परावर्तित हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा, जब वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती हैं तो यह किरण कहाँ जाएगी। तो याद रखिएगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। बताना है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या उत्तल लेंस अवतल दोनों लेंस या बाइफोकल लेंस। तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अपसारी लेंस पूछा गया है तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर पूछा गया है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए। बताना है यहाँ पर कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो याद रखिएगा, लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या होता है। बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है। कार्निया या परितारिका या पुतली या दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह होता है दृष्टिपटल या रेटिना। दोनों होता है, दृष्टिपटल या रेटिना दोनों होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक u का मान क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं साइन i बाई साइन r होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साइन i बाई साइन r होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर पूछा गया है, किसी लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। बताना है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रक निम्नलिखित में कौन है। मीटर या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मात्रक विहीन। तो आप जानते हैं कि किसी भी लेंस का एसआई मात्रक होता ही नहीं है, यानी मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। बताना है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा,
प्रकाश यहाँ पर तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस बात पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, चालक की लंबाई पर, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी पर यहाँ पर चालक प्रतिरोध कार्य निर्भर करता है, यानी चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो आप लोग ये ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 अंक वाला में भी पूछा जाता है कि बताइए कि किसी चालक का प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो आप लोग को लिखना है कि निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, यहाँ पर चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो आप लोग यह बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है? बताना है कि इनमें कौन विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? बताना है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस युक्ति का उपयोग होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों अधिक होना, या प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होना, या प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना, या प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? बताना है कि इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, या पीतल, या कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, निकेल भी चुंबकीय पदार्थ है, कोबाल्ट भी चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर पीतल जो है वह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? बताना है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो याद रखिएगा उसका मान जो होता है शून्य तो होता नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, ये भी नहीं, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? 4 ऑप्शन दिया गया है, ओस्टेड, या एम्पियर, या बोर, या फैराडे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा ओस्टेड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, अब यहाँ पर केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है, उपयुक्त अभिक्रिया निम्नलिखित में किस प्रकार की है? बताना कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन, या द्विविस्थापन, या वियोजन अभिक्रिया, या विस्थापन अभिक्रिया। तो यह जो अभिक्रिया है यह है संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा की जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? बताना है कि अम्लीय वर्षा की जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया गया है, 5.6, या 5.6 से कम, या 5.6 से अधिक, या 7.0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5.6 होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है
कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम निम्नलिखित में क्या है। बताना है कि NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। धोने का सोडा या बेकिंग सोडा या बिरंजा चूर या सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। बेकिंग सोडा होता है जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका प्रचलित नाम क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका प्रचलित नाम क्या होता है, बेकिंग सोडा का प्रचलित नाम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। बताना है कि अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है। यानी जो ज़्यादा भोजन कर लेते हैं उसके मतलब पेट में अपच हो जाता है, तो उसे हम कम करने के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो याद रखिएगा वह करते हैं एंटासिड के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन है। बताना है कि चींटी के डंक एक अम्ल छोड़े जाते हैं, यानी चींटी एक अम्ल छोड़ती है और वह बताना है कि जिनके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। यह अम्ल निम्नलिखित में कौन सा है, यानी जो अम्ल छोड़ती है चींटी वह कौन सा अम्ल होता है। तो याद रखिएगा वह अम्ल होता है मेथनाइल का अम्ल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। बताना है कि ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। टमाटर या संतरा या सिरका या इमली। तो याद रखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है टमाटर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर CaSO4 और 1/2H2O निम्नलिखित में किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है। बताना है कि यह जो सूत्र है यह किस यौगिक का सूत्र है। तो याद रखिएगा यह जो यौगिक है यह किसका सूत्र है, तो यह सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह जो सूत्र है यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में पाया जाता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर सरल अवस्था में पाया जाता है। पारा या आयोडीन या सल्फर या कार्बन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। बताना है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, एक आबंध या द्विआबंध या त्रिआबंध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं। तो याद रखिएगा त्रिआबंध यानी 3 आबंध बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। बताना है कि इनमें कौन विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किया जाता है उसे हम सुचालक बोलते हैं। तो इनमें किसमें मतलब विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, हीरा या ग्रेफाइट या आयोडीन या गंधक। तो यहाँ पर विद्युत का सुचालक पूछा गया है, तो जो यहाँ पर ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसमें हम विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। बताना है कि कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में क्या होती है। तो याद रखिएगा क्या होती है, तो 4 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर एल्कीन का समान सूत्र निम्नलिखित में कौन है। यहाँ पर एल्कीन का समान सूत्र बताना है कि इनमें से कौन है। तो एल्कीन का समान सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पर एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। बताना है यहाँ पर कि समान आणविक सूत्र वाले विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा वह कहलाते हैं सजातीय श्रेणी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 30 नंबर की मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं।
30 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमानों के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभ निम्नलिखित में क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा समूह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल राज में सांद्र HCl एंड सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? बताना है कि अम्ल राज में सांद्र HCl एंड सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित में क्या होता है? तो याद रखिएगा 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है कि हरे पौधे कहलाते हैं। बताना है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी या मृत्युजीवी या परजीवी या उपयुक्त सभी। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो स्वपोषी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुंचे, क्योंकि इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोग का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर क्या कार्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर 34 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वांगीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? अब यहाँ पर बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया कि क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो याद रखिएगा 35 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद है। बताना है कि पादप में अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बताना है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम या फ्लोएम या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा वह होता है जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? बताना है कि खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? बिल्ली या मनुष्य में या पक्षी में या तितली में? तो खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो याद रखिएगा वह दो होता है, यानी काकरोच में पाया जाता है और तितली में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए काकरोच कहीं पर नहीं दिया है लेकिन तितली दिया है, तो तितली हो जाएगा, याद रखिएगा। और कभी कभी ऑप्शन में काकरोच भी दे देता है, तो आप लोग याद रखिएगा काकरोच भी होता है और तितली भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्च नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? बताना है कि इनमें कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर HN, यहाँ पर NH3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? बताना है कि इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? बताना है कि इनमें कौन फल पकाने में प्रयुक्त होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो फल पकाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वह होता है एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा मधुमेह, यहाँ पर मधुमेह रोग उत्पन्न होता है, और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न होता है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
44 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। बताना है कि ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है। तो याद रखिएगा मुकुलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। बताना है कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मानव में निषेचन की क्रिया होती है फैलेपियन नालिका में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। बताना है कि आनुवंशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर मेंडल कहे जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि जीवमंड ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है। तो इसका राइट आंसर 47 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताना है कि जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डार्विन। तो हमने यहाँ पर क्लास 10th वालों के लिए साइंस यानी विज्ञान के क्वेश्चन पेपर में 48 प्रश्न बताए हैं जो मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन इसका आंसर हम तैयार नहीं किए हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो आप लोग भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा बात नहीं है कि केवल ऑब्जेक्टिव कराएंगे, हम सब्जेक्टिव भी कराएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। तो आई होप कि आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि 48 प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का साइंस यानी विज्ञान की तैयारी कितना हुआ है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।